नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग के MCQs तथा इरिगेशन के MCQs करा रहा हूं। आज मैं इसी क्रम में आपके हाईवे इंजीनियरिंग के MCQ लेके आया हूं। हाईवे इंजीनियरिंग में मैं आज आपको रोड कंस्ट्रक्शन के MCQs या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका रोड कंस्ट्रक्शन के आज मैं पूरे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके डिप्लोमा पाठ्यक्रम में हैं या डिप्लोमा की बुक में हैं। उस हिसाब से सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। आप लोग ध्यान से पूरे लेक्चर को पढ़िए, पूरे लेक्चर में बने रहिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7 रोड कंस्ट्रक्शन। इसके पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चंस के आपको क्वेश्चन करवाऊँ उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप देते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द स्टेबलाइजेशन ऑफ अ रोड इज नॉट डन इन। सड़कों का स्थिरीकरण में नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात है कि बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि स्टेबलाइजेशन क्या होता है या स्थिरीकरण क्या होता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, पहले शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि स्टेबलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए मित्रों, क्या होता है कि जब हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी या उसकी लोड सहन करने की क्षमता या उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, बंधक क्षमता अच्छी नहीं होती है। इस दशा में हम क्या करते हैं, अगर हम रोड बना देंगे तो वो सड़क जो है हमारी वो मिट्टी में धंस जाएगी। तो हमें मिट्टी की जो बाइंडिंग पावर है वो अच्छी करनी पड़ती है। मिट्टी की बाइंडिंग पावर अच्छी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बिटुमिन, सीमेंट, लाइम और अन्य पदार्थों का मूरम जैसे अन्य पदार्थों का मिश्रण किया जाता है। और इनको करने के बाद इसको क्या किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है या इसका संघनन किया जाता है और रोड को स्ट्रेंथ प्रदान करी जाती है। तो यह प्रोसेस जो क्या कहलाती है, स्टेबलाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि इनमें से कौन सी प्रोसेस है या कौन सा स्टेप है जिसमें सड़कों में स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन नहीं किया जाता है या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है आधा स्तर। आपका पहला ऑप्शन है आधा स्तर, दूसरा ऑप्शन है आपका बेस या आधार, तीसरा ऑप्शन है आपका सब बेस या आधा आधार, सरफेस लेयर, पृष्ठ स्तर। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका होगा पृष्ठ स्तर। क्यों इस पर इसका आंसर सही या क्यों होगा उसका रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि देखिए इन सब में आपके एग्रीगेट, चाहे वो बड़े एग्रीगेट हों, मतलब ढैले के फॉर्म में हो, लम्प्स के फॉर्म में हो या भाटे के फॉर्म में हो, बोल्डर्स के फॉर्म में हो, लेकिन इसमें एग्रीगेट होता है और सॉइल का भी पार्ट होता है। तो इसलिए वहां पर स्थिरीकरण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो पृष्ठ लेयर होती है इसको स्थिरीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिटुमिन होता है। अगर सीमेंट कंक्रीट की रोड है तो प्योर सीमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर स्थिरीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पृष्ठ स्तर क्या है, या ठीक है, पृष्ठ स्तर क्या है, आपकी टॉप लेयर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सॉइल स्टेबिलिटी इज नॉट सो गुड इन। किस मिट्टी की स्थिरता इतनी अच्छी नहीं है, किस मिट्टी की स्थिरता इतनी अच्छी नहीं है। तो कौन सी मिट्टी की स्थिरता इतनी अच्छी नहीं है, उसके ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है आपका ग्रेवल या कंकड़, तीसरा ऑप्शन है आपका सैंड या रेत, और चौथा ऑप्शन है आपका बोल्डर या भांटे। बोल्डर या भांटे बोलते हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे, तो जिनका साइज अच्छा खासा बड़ा होता है, जिनका साइज बहुत ज्यादा होता है, तो उनको कहते हैं बोल्डर या भांटे। ये किसी भी चीज की फाउंडेशन में कार्य आते हैं। रोड में जब उसकी बॉटम लेयर पड़ती है, बेस लेयर पड़ती है, तो वहां पर भाटों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ब्लैक कॉटन सॉइल या काली कपास मिट्टी। इसकी स्थिरता इतनी अच्छी नहीं होती है, इसकी स्थिरता इतनी अच्छी नहीं होती है। इसकी स्थिरता इतनी अच्छी क्यों नहीं होती है, उसका रीजन है, उसका कारण है, क्योंकि यह जो मिट्टी होती है बहुत जल्दी क्या होती है, श्रिंकेज होती है, बहुत जल्दी इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और बहुत जल्दी यह एक्सपेंड हो जाती है या फैल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल स्टेबलाइज्ड रोड्स इज पॉसिबल इन। मृदा स्थिर सड़कों का निर्माण संभव है
मृदा स्थिर सड़कों का निर्माण संभव है? तो ऑप्शन ए है आपका उच्च मात्रा वाली सड़कें, बी है आपका महामार्ग, सी है आपका ग्रामीण सड़क और डी है आपका लो वॉल्यूम रोड्स, निम्न मात्रा वाली सड़कें। निम्न मात्रा वाली सड़कें, तो निम्न मात्रा वाली सड़कों में आपका मृदा स्थिर सड़कों का निर्माण संभव है। ठीक है, अगर निम्न मात्रा वाली सड़क होगी या लो वॉल्यूम रोड होगी तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन रोड्स इज पॉसिबल इन। ठीक है, तो आपको जो सॉइल स्टेबलाइज जो रोड है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका मृदा स्थिर सड़कों का निर्माण में संभव है, तो आपका लो वॉल्यूम रोड्स में संभव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द ब्लैक कॉटन सॉइल इज रिप्लेस्ड इन विच रोड्स? द ब्लैक कॉटन सॉइल इज रिप्लेस्ड इन विच रोड्स? काली कपास मिट्टी को किन सड़कों में बदला जाता है, मतलब किसमें रिप्लेस किया जाता है? तो आपका ए ऑप्शन है आपका महामार्ग, ए ऑप्शन है आपका महामार्ग, बी ऑप्शन है आपका लो वॉल्यूम रोड, सी ऑप्शन है आपका स्ट्रीट रोड, डी ऑप्शन है आपका विलेज रोड। तो किसमें बदला जाता है? तो पहले सही आंसर इसका क्या होगा, महामार्ग। हाईवे में जो काली कपास की मिट्टी होती है उसमें बदला इसलिए जाता है क्योंकि हाईवे की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी, जो हाईवे में बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वहां पर वाहनों की संख्या अधिक होती है, लोडिंग कैपेसिटी अधिक होती है। इसलिए अगर काली कपास की मिट्टी डालेंगे तो काली कपास की मिट्टी क्या होती है, बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए इसकी सॉइल को बदलना पड़ता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए, आपने जब थर्ड क्वेश्चन पढ़ा था तो यहां क्या कहा गया था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल स्टेबलाइज्ड रोड इज पॉसिबल इन, तो किसमें पॉसिबल है, तो लो वॉल्यूम रोड में आपका पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल्स? मिट्टी के स्थिरीकरण के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। तो मिट्टी के क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका सीमेंट, दूसरा ऑप्शन है आपका लाइम, तीसरा ऑप्शन है आपका हीटिंग या ऊष्मा, चौथा ऑप्शन है आपका केमिकल। ठीक है, तो मिट्टी के स्थिरीकरण में जो सबसे अच्छा होता है वह क्या होता है, इंग्लिश वाले एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लें, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसमें आपका क्या कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट होता है, कौन सा मटेरियल जो है आपका वो स्थिरीकरण के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो वह मटेरियल है जो बहुत आसानी से मिल जाता है, जिसका नाम है सीमेंट। सीमेंट आपको बहुत ही आराम से मिल जाता है, लाइम भी मिल जाता है, लेकिन सीमेंट को हम कॉमनली हर जगह यूज करने लगे हैं, इसलिए इसको स्टेबलाइजेशन की जगह पर हम हर जगह यूज करते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपके क्वेश्चन पेपर पे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल सॉइल स्टेबलाइजेशन? जब हम सॉइल स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें आपके डिफरेंट टाइप होते हैं। तो उसमें एक टाइप है आपका मैकेनिकल सॉइल स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या इसका है सिद्धांत क्या है, तो वो प्रथम सिद्धांत ऑप्शन ए है आपका अनुपातिक या प्रोपोर्शनिंग, बी ऑप्शन है आपका कॉम्पैक्शन या सहनन, सी ऑप्शन है आपका कंसोलिडेशन या संघनन और डी ऑप्शन है आपका शियर या कर्तन। तो हेयर द राइट आंसर इज अनुपातिक या प्रोपोर्शनिंग जो है वह मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन का मूलभूत सिद्धांत है या आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, अनुपातिक या प्रोपोर्शनिंग क्या होता है कि कितने रेशियो में किसको मिलाना है, यह प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द नॉन डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ठीक है, मिट्टी की गैर वांछनीय या आप यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं अवांछनीय संपत्ति है या प्रॉपर्टी है, या यहां पर यूज कर सकते हैं गैर वांछनीय क्या है, गुण है। ठीक है, गैर वांछनीय क्या है, गुण जो है या उसकी प्रॉपर्टी है। तो गैर वांछनीय प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, तो ए ऑप्शन आपका पढ़ते हैं
पहला ऑप्शन है आपका शियर, बी ऑप्शन है आपका स्वेलिंग, सी ऑप्शन आपका है असंपीडन, इनकम्प्रेसिबिलिटी और डी ऑप्शन है आपका स्टेबिलिटी। डी ऑप्शन है आपका स्टेबिलिटी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या है? इसकी अवांछनीय प्रॉपर्टी है। स्वेलिंग क्या है? इसकी अवांछनीय प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी मिट्टी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मिट्टी यह क्या करती है? फूलती भी है और सिकुड़ती भी है। तो अगर यहां पर श्रिंकेज ऑप्शन भी होता तो वह भी हम लगाते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी अचीव्ड। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल कैन बी अचीवमेंट बाई, मिट्टी का अधिकतम शुष्क घनत्व द्वारा प्राप्त किया जाता है। मिट्टी का अधिकतम शुष्क घनत्व प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन आपका क्या है? संघनन, कॉम्पैक्शन, बी ऑप्शन है कंसोलिडेशन, संघनन, सी ऑप्शन है आपका रिमूवल ऑफ वॉइड्स, रंध्रों को हटाना, और डी ऑप्शन है आपका रिमूवल ऑफ रॉक्स, चट्टानों को हटाना। तो हम कैसे प्राप्त करते हैं मिट्टी का अधिकतम घनत्व? अधिकतम घनत्व मतलब वाई डी, ठीक है। तो इसको आप कैसे प्राप्त करते हैं? तो वाई डी कैसे आप प्राप्त करेंगे? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैसे प्राप्त करेंगे? ओएमसी पर प्राप्त करेंगे। ओएमसी क्या है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन क्या है? वाटर परसेंटेज है ये किसकी? तो इसका फार्मूला क्या होता है? वाई डी बराबर गामा अपान 1 प्लस डब्लू, और हेयर 1 प्लस ये जो डब्लू होगा वाटर परसेंटेज, ये क्या कहलाएगी? ये ओएमसी पर होगा। किस पर होगा? ओएमसी पर होगा, मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन क्या होता है? यह वह चीज है कि जब पानी की वह मात्रा जिस पर हमें किसी भी सॉइल की मैक्सिमम घनत्व प्राप्त हो, किसी भी सॉइल का मैक्सिमम घनत्व प्राप्त हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेन, ठीक है। तो आपका यहां पर ए ऑप्शन क्या है? कॉम्पैक्शन, बी ऑप्शन है आपका कंसोलिडेशन, सी ऑप्शन है आपका रिमूवल ऑफ वॉइड्स, डी ऑप्शन है आपका रिमूवल ऑफ रॉक्स। तो हियर द राइट आंसर इज कॉम्पैक्शन। द राइट आंसर इज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संघनन। और जब बात कंसोलिडेशन की कोई आपसे पूछे, कंसोलिडेशन क्या होता है? तो कंसोलिडेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। यह जो है मिट्टी, जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा फाउंडेशन बन रही होती है, तो जब पानी बरसता है तो वो धीरे धीरे मिट्टी क्या होती है? जमीन नीचे बैठती जाती है। तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। बाद में इसके बारे में नेक्स्ट ईयर आपसे सॉइल मैकेनिक्स में डिस्कशन किया जाएगा, वहां पर इसका वाइड पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवा क्वेश्चन है, द मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन सॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो यांत्रिक स्थिर मिट्टी पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है? ए ऑप्शन है आपका श्रेणीकरण, ग्रेडेशन, बी ऑप्शन है आपका लवण या साल्ट, सी ऑप्शन है आपका संघनन या कॉम्पैक्शन, और डी ऑप्शन है आपका कंसोलिडेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंसोलिडेशन पर निर्भर नहीं करती है। क्यों? कंसोलिडेशन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है और बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है। इसका इंतजार करेंगे तो हमें बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सॉइल को कभी भी कंसोलिडेशन के सहारे रोड को नहीं छोड़ते हैं या नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। हम उसको फुल्ली कॉम्पैक्ट कर देते हैं इन मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में, ठीक है। नेचुरल कंडीशन में नहीं, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में कॉम्पैक्शन पर निर्भर नहीं रहती, कंसोलिडेशन पर निर्भर नहीं रहती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमेंट स्थिरीकरण में सीमेंट की प्रतिशत मात्रा ली जाती है। सीमेंट स्थिरीकरण में सीमेंट की प्रतिशत मात्रा ली जाती है। क्वेश्चन है, इन सीमेंट स्टेबलाइजेशन द परसेंटेज ऑफ सीमेंट इज टेकन। इन सीमेंट स्टेबलाइजेशन द परसेंटेज ऑफ सीमेंट इज टेकन, ठीक है। तो कितनी ली जाती है उसके मैं आपके ऑप्शंस पढ़ता हूं। ए ऑप्शन है आपका 5 से 10%, बी ऑप्शन है 10 से 20%, सी ऑप्शन है 20 से 30%, डी ऑप्शन है आपका 30 से 40%। ए ऑप्शन है आपका 5 से 10%, बी ऑप्शन है 10 से 20%, सी ऑप्शन है आपका 20 से 30% और डी ऑप्शन है आपका 30 से 40%। तो हेयर द राइट आंसर इज ए, 5 से 10%।
राइट आंसर क्या है आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 5 से 10% हम क्या लेते हैं, सीमेंट की परसेंटेज लेते हैं सीमेंट स्टेबलाइजेशन में, या सीमेंट से जब हम स्थिरीकरण करते हैं तो सॉइल में हम 5 से 10% तक की जो आपकी सीमेंट है वह मिश्रित की जाती है या मिलाई जाती है या मिक्स की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूना स्थिरीकरण में चूने की प्रतिशत मात्रा ली जाती है। इन लाइम स्टेबलाइजेशन द परसेंटेज ऑफ लाइम इज टेकन, इन द लाइम स्टेबलाइजेशन द परसेंटेज ऑफ लाइम इज टेकन। ए ऑप्शन इज 0.5 to 1%, बी ऑप्शन इज 1.5 to 2.5%, सी ऑप्शन इज 2.5 to 3%, डी ऑप्शन इज 3.24%। ठीक है, 3.0 to 4%। तो हेयर द राइट आंसर इज 1.5 to 2.5%। द राइट आंसर इज 1.5 to 2.5%। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन है आपका, गीली मिट्टी का विश्राम कोण होता है। गीली मिट्टी का विश्राम कोण होता है। विश्राम कोण क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इसके बारे में मैं बताता हूं। तो देखिए मित्रों, ये हमारे पास एक तसला है ना, जो आप जानते होंगे, और इसमें ये सॉइल भरी हुई है, फॉर एग्जांपल ऐसे भरी हुई है। अब हमने किसी पर्सन से बोला, पर्सन जो है वो गया, ये पर्सन है, मैं एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूं, ये इस तसले को अपने पास लेके गया, तसले में सॉइल भरी हुई है, और लेके गया और उसने क्या किया, इस तसले को यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। जब ये फेंकेगा, डिपॉजिट करेगा, तो आपका ये अगर ये जीएल है यहाँ पर ऐसे, तो ये जो आपकी सॉइल होगी वो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे हो जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर एक एंगल पर सेटल होती है, गिट्टी आप तसले से फेंकते हैं तो कुछ अलग एंगल पर सेटल होती है, कुछ आप सैंड फेंकते हैं तो कुछ अलग एंगल पर सेटल होती है, कुछ और सॉइल फेंकते हैं तो वो कुछ अलग एंगल पर सेटल होती है। तो उसी एंगल को क्या बोला जाता है, विश्राम कोण बोला जाता है, या एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। या डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करती है सॉइल की स्ट्रेंथ की, सॉइल की आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ कैसी होगी। जितना ज़्यादा सॉइल में बॉन्डिंग क्षमता होगी या बंधन क्षमता होगी तो उतना ही उसका अलग डिफरेंट आएगा। बंधन क्षमता होगी तो एक त्रिभुज कैसा होगा, खड़ा हुआ होगा, और अगर जो है वो बंधन क्षमता ज़्यादा नहीं होगी तो उसका फ्लैट आएगा, इस तरीके से फैल जाएगी नीचे को एग्रीगेट। ठीक है, तो आप जहाँ तक मैं समझता हूँ एंगल ऑफ रिपोज आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर है आपका 15 डिग्री से 30 डिग्री जो है वो विश्राम कोण होता है, किसका, गीली रेत का या वेट सैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूखी रेत का विश्राम कोण क्या होता है। सूखी रेत का विश्राम कोण क्या होता है, तो ए ऑप्शन है आपका 15 से 20, बी ऑप्शन है आपका 15 से 30, सी ऑप्शन है आपका 25 से 35, और डी ऑप्शन है आपका 25 से 40। ठीक है, तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 25 से 35। जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 25 से 35। तो देखिए यहां पर जो सूखी रेत थी उसका ऑप्शन 25 से 35 आया, और गीली रेत का ऑप्शन क्या था, 15 से 30 आया। ठीक है, तो 15 डिग्री का, जब 15 से 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो चीज खड़ी रहेगी एकदम, और जब बड़ा एंगल आएगा तो इसका मतलब ये ऐसी संरचना जो बन रही है, एक ट्रायंगल संरचना बन रही है, वो कुछ ऐसे आपकी बनती हुई नजर आएगी। आप समझ रहे होंगे। और एंगल कौन सा होगा, ये वाले आपका एंगल काउंट होगा विश्राम कोण में। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, बजरी का विश्राम कोण क्या होता है। बजरी का विश्राम कोण क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ग्रेवल क्या होता है। यह जो आपको विश्राम कोण की बात मैं आपको बता रहा हूं, यह आपके सॉइल में टॉपिक्स हैं, सॉइल में इनके बारे में बताया जाएगा। तो ए है आपका 15 से 20 डिग्री, बी से 15 से 30 डिग्री, सी है आपका 25 से 30 डिग्री, और डी है आपका 25 डिग्री से 40 डिग्री। ठीक है, तो जैसा आप ग्रेवल के बारे में जानते हैं, उनमें गिट्टियां लुढ़कने लगती हैं और उनकी आपस की बॉन्डिंग नहीं होती, उनकी संसंजकता नहीं होती, उनका कोहेजन नहीं होता, वो कोहेजन लेस होती हैं। वैसे सैंड भी कोहेजन लेस होती है, बट एग्रीगेट जो है वो लुढ़कने लगता है, जिसकी वजह से इसका एंगल ऑफ रिपोज क्या है, वो और ज्यादा होता है। 25 से 40 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार भराव बंधों की 60 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के लिए पार्श्व ढाल ली जाती है।
भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार भराव बंधों की 60 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के लिए पार्श्व ढाल ली जाती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन रोड कांग्रेस, अ साइड स्लोप इज टेकन फॉर द हाइट ऑफ द फिलर डेम मोर देन 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार बताना है कि भराव बंधों की 60 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई के लिए जो साइड स्लोप लिया जाता है वो कितना लिया जाएगा। तो ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन 4:1, बी ऑप्शन आपका 2:1, सी ऑप्शन आपका 1:1 और डी ऑप्शन आपका 1/4:1। तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपका जो हाइट अगर 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, भराव आपका 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आपका स्लोप लिया जाएगा 2:1 का। ठीक है, तो आपका स्लोप क्या लिया जाएगा, 2:1 का लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 60 सेंटीमीटर से कम है तो स्लोप कितना होगा। अगर 60 सेंटीमीटर से कम है तो स्लोप होगा आपका 4:1 का। तो यहां पर मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए। अगर भराव में ही 60 सेंटीमीटर से कम है तो आप लगाइए 4:1 और अगर ज्यादा है तो 2:1। नेक्स्ट है आपका, सड़क के कटान की स्थिति में कठोर मदा के लिए पार्श्व ढाल ली जाती है। सड़क में कटान की स्थिति में, रोड इन कटिंग में जो है वो साइड स्लोप इज टेकन फॉर हार्ड सॉइल। इन द केस ऑफ रोड इन कटिंग, साइड स्लोप इज टेकन फॉर हार्ड सॉइल। हार्ड सॉइल के लिए आपका साइड स्लोप कितना लिया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है 4:1, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन है 1:1, डी ऑप्शन है 1/4:1। तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे वैसे ही इसमें दिए हैं। तो आपको इन दोनों ऑप्शंस के बारे में मैंने बता चुका हूं, इन दोनों ऑप्शंस के बारे में मैंने नहीं बताया है, बट यहां पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा, 1:1 इज द राइट आंसर। इन द केस ऑफ रोड इन कटिंग, साइड स्लोप इज टेकन फॉर हार्ड सॉइल इज 1:1 और इट इज H:V। Here H means horizontal, horizontal means क्षैतिज, V means vertical, vertical means ऊर्ध्व। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खतान। खतान बोलते हैं बोरोपिट को, या रोड के लिए जो टेम्परेरी या परमानेंट गड्ढे खोदे जाते हैं उनको बोलते हैं खतान। ठीक है, तो खतान जो है वो सड़क के बाहरी किनारों से कितने मीटर की न्यूनतम दूरी के बाद लगाने चाहिए। द बोरोपिट्स should be after a minimum distance of dash meter from the outer edge of the road। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जो खतान होता है, जब बोरोपिट होता है जिससे हम रोड की फिलिंग करते हैं, तो उसको हम जो है कितनी दूरी पर लगाना चाहिए। तो देखिए मैं एक बार आपको फिगर से और बता देता हूं। मान लीजिए रोड आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या रोड आप बनाने जा रहे हैं। अब भैया इसका भराव करना है आपको, ये रोड है इसका आपको भराव करवाना है बनाने के लिए, मतलब भराव का मतलब मिट्टी डालनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए। तो अब भैया क्या करोगे, आप जाओगे पड़ोस के किसान से, खेत से कहोगे भैया हमें मिट्टी दे दो। जब वो मिट्टी देने की बात करेगा तो आप क्या करोगे, वहाँ गड्ढे ही तो खोदोगे ऐसे ऐसे करके जगह जगह पर। तो वो पूछा है कि रोड से कितनी दूरी पर गड्ढे खोदोगे, रोड के बगल में तो नहीं खोदोगे। तो वही पूछ रहा है कितनी दूरी पर आप गड्ढे को खोदोगे, ठीक है, या डगिंग करोगे। तो इसका ए ऑप्शन आपका क्या है, 20 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 15 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 10 मीटर और डी ऑप्शन है आपका 5 मीटर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो रोड है हमारी, तो जब बोरोपिट खोदे जाएंगे, मतलब गड्ढे खोदे जाएंगे मिट्टी के लिए, तो ये आपके ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए और ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए ये आपके रोड है और यहाँ से गड्ढे खोदेगा। रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे लेबर यहाँ की मिट्टी यहाँ पर आपको पाटेगी, क्योंकि रोड का लेवल कितना ऊपर रखते हैं जीएल से, 60 सेंटीमीटर, किससे, उच्च बाढ़ तल से, हाई फ्लड लेवल से 60 सेंटीमीटर क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। तो 60 सेंटीमीटर जब ऊपर रखते हैं उसके लेवल को, तो मिट्टी को पाटना पड़ता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपका ओवरव्यू इसलिए दे देता हूं जिससे आपका, अगर जिन लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े नहीं हैं उनकी भी क्वेश्चन के साथ एक बॉन्डिंग जुड़े, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, खतानों की बस्ती से कितने मीटर की न्यूनतम दूरी पर लगाना चाहिए। तो यहां पर है, खतानों को कर लीजिएगा, खतानों को बस्ती से कितने मीटर की डिस्टेंस पर लगाना चाहिए। द बोरोपिट्स
शुड बी आफ्टर अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मीटर फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया। जिस तरीके से मैंने वहां पूछा था उसी तरीके से यहाँ पूछा है। वहां आपको कितनी रोड के कितनी दूर पर लगाना चाहिए, यहाँ पूछा है कि अगर बस्ती है तो पास में तो बस्ती से कितनी दूर पर खतानों को लगाना चाहिए। तो बात करते हैं, ए ऑप्शन आपका क्या है 400 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 600 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 800 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 1000 मीटर। ठीक है, तो खतानों को कितनी दूरी पर लगाना चाहिए, एक बार आप क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं कि द बोरो पिट शुड बी आफ्टर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डैश डैश मीटर फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द रेजिडेंशियल एरिया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि जो आपके घर बने होंगे, ये मान लीजिए यहाँ पर रोड है और यहाँ पर आपके घर बने हैं, किसी के मान लीजिए गांव बसा हुआ है, बस्ती लगी बनी सी हुई है, तो इससे कितनी दूर पर खतान खोदने चाहिए वह डिस्टेंस पूछी है। तो ये ऑप्शन है आपका 400, बी 600, सी आपका 800, डी आपका 1000। तो हेयर द राइट आंसर इज 800 इज द राइट आंसर। ठीक है, 800 आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। 800 मीटर की डिस्टेंस पर खोदना चाहिए। नेक्स्ट 19वां है आपका, सीमेंट कंक्रीट के सड़कों की आयु वर्ष होती है। सीमेंट कंक्रीट के सड़कों की आयु होती है द लाइफ ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड इन ईयर्स। द लाइफ ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड इज इन ईयर्स। ठीक है, तो कितनी होती है, तो उसके ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 5 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 30 वर्ष। तो जैसा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और याद करने वाला है, आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। तो इसका आंसर है आपका डी, 30 वर्ष जो है वो सीसी रोड की क्या होती है, एज होती है, या सीमेंट कंक्रीट रोड की उम्र मानी जाती है। द लाइफ ऑफ वाटर बाउंड मैकाडम, वाटर बाउंड मैकाडम जानते ही होंगे, जिसमें हम सॉइल को ओएमसी पर पानी छिड़क छिड़क कर कुटाई करते हैं, ऐसे बनाए हुए रोड को क्या बोलते हैं, वाटर बाउंड मैकाडम रोड बोलते हैं। ठीक है, और जब इसी पर बिटुमिन छिड़क के कुटाई करते हैं तो उसको बोलते हैं बिटुमिन बाउंड मैकाडम। तो वाटर बाउंड मैकाडम रोड्स की उम्र कितनी होती है, ठीक है, वह आयु कितनी होती है, तो यह आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका है 2 वर्ष, बी ऑप्शन है आपका 5 वर्ष, सी ऑप्शन है आपका 20 वर्ष, डी ऑप्शन है आपका 30 वर्ष। तो हेयर द राइट आंसर इज 5 वर्ष। वाटर बाउंड मैकाडम की जो एज होती है वह होती है आपकी 5 साल। नेक्स्ट बात करते हैं 21, द लाइफ ऑफ पेविंग और डर्ट रोड। ठीक है, द लाइफ ऑफ पेविंग और डर्ट रोड इज इन ईयर्स। कच्ची सड़कों की आयु होती है, कच्ची सड़कों की आयु होती है। तो आपको ए ऑप्शन है आपका 2 वर्ष, बी ऑप्शन है आपका 5 वर्ष, सी ऑप्शन है आपका 20 वर्ष और डी ऑप्शन है आपका 30 वर्ष। सी ऑप्शन है आपका 20 वर्ष और डी ऑप्शन है आपका 30 वर्ष। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा, इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा, जो कच्ची सड़कें होती हैं उनकी एज होती है आपकी 2 वर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको मैंने कच्ची रोड का बता दिया। ठीक है, आपको कच्ची रोड का बता दिया, आपको मैंने सीसी रोड का बता दिया, आपको मैंने वाटर बाउंड मैकाडम का बता दिया। अब आप पूछेंगे सर आप हमने बिटुमिन मैकाडम का नहीं बताया। तो बिटुमिन मैकाडम की जो एज होती है वो होती है आपकी 10 से 15 साल। ठीक है, 10 से 15 साल होती है बिटुमिन मैकाडम की एज। ठीक है, तो यहाँ पर सारा नहीं बताया, लेकिन आपको बिना ऑप्शन के मैंने बता दिया। अगर बिटुमिन का पूछा जाए तो उसकी एज कितनी होती है, 10 से 15 साल। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स ज्वाइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स ज्वाइंट। इनमें से कौन सा अनुप्रस्थ रोड में, जो सीसी रोड होती है उसमें जोड़ पड़ते हैं, उसी में से एक जोड़ का नाम है आपका अनुप्रस्थ जोड़ या ट्रांसवर्स ज्वाइंट। और पूछा है इसमें से कौन सा प्रकार जो है अनुप्रस्थ जोड़ का है, तो ये है एक्सपेंशन ज्वाइंट, बी है आपका कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट को हिंदी में बोलते हैं प्रसार जोड़, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट को हिंदी में बोलते हैं संकुंचन जोड़। सी है आपका वार्पिंग ज्वाइंट या ऐठन जोड़, डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा प्रकार अनुप्रस्थ जोड़ का है, या इंग्लिश में आप अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रांसवर्स ज्वाइंट। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, तो हेयर द डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। सारे जो आपके टाइप हैं वो किसके हैं, आपके अनुप्रस्थ जोड़ के हैं या ट्रांसवर्स ज्वाइंट के हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द डायमीटर ऑफ द टाई रॉड इज एंड द लेंथ। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने एक में मर्ज कर दिए हैं।
कि टाई छड़ का व्यास भी पूछ लिया है और टाई छड़ की लेंथ भी पूछ ली है। ठीक है, तो आपको यहाँ आंसर बताना है। पहले मैं ऑप्शन आपको पढ़ता हूं, उसके बाद इसके आंसर आप बताइएगा। तो ए ऑप्शन है आपका 5 से 10 mm और व्यास है, ये व्यास है इसका, और 2 मीटर इसकी लंबाई है। 12 से 25 mm इसका व्यास है और 1 मीटर लंबाई है। सी ऑप्शन है आपका 25 से 30 mm इसका व्यास है और 1 मीटर इसकी लंबाई है। डी ऑप्शन है आपका 12 से 15 mm इसकी लंबाई व्यास है और 2 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका क्या डायमेंशंस होंगी। तो इसकी डायमेंशंस होंगी आपकी 12 से 25 mm इसका व्यास होगा और 1 मीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, 12 से 25 आपका mm जो है वो किसका व्यास होगा, 12 से 25 mm आपका टाई छड़ का व्यास होगा। 12 से 25 mm किसका होगा, टाई छड़ का व्यास होगा और 1 मीटर इसकी लंबाई होगी जो टाई रॉड की होगी। ठीक है, टाई रॉड क्या होती है, जो एक से दूसरे को बांधने में काम में आती है, बॉन्डिंग में डाली जाती है सीसी रोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर ऑफ बोथ द ट्रैक्स ऑफ द क्रीट वे। क्रीट वे के दोनों पटरियों का, क्रीट वे क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, रोड का वह प्रकार जिसमें सिर्फ पहियों के अंतर्गत आने वाले पोर्शन को ही क्या किया जाता है, पक्का किया जाता है, या जिसके संपर्क में पहिया आता है जितने सरफेस एरिया के, उसी पोर्शन को हम क्या करते हैं, पक्का बनाते हैं। ऐसे रोड्स को क्या बोलते हैं, क्रीट वे बोलते हैं। ऐसे रोड्स को क्या बोलते हैं, क्रीट वे बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूछा गया है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे होती है, तो देखता हूं, जैसे एक क्रीट वे का एक पोर्शन है और ये क्रीट वे का एक पोर्शन है। एक यहाँ मतलब पहिया रहेगा, एक यहाँ पहिया व्हील रहेगा जो आगे को चलेगा। अब यहाँ के सेंटर से और यहाँ के सेंटर से इनकी डिस्टेंस पूछी है इसने, वह कितनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मैं ऑप्शन आपको सामने रखता हूं और आप इसके आंसर बताइएगा। तो ए ऑप्शन आपका है 1 मीटर से 2 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 2 से 3 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 1.30 से 1.5 मीटर और डी ऑप्शन है आपका 2.30 मीटर से 3.5 मीटर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा 1.30 मीटर से 1.50 मीटर। यह डिस्टेंस होती है क्रीट वे के दोनों पटरियों के केंद्र से केंद्र के बीच की डिस्टेंस होती है या दूरी होती है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट रोड। निम्न में से कंक्रीट सड़क का घटक है। तो आपको बताना है कौन सा घटक है या कौन सा इसमें से कंपोनेंट है। तो ए ऑप्शन है आपका बेस, बी ऑप्शन है आपका पेवमेंट स्लैब, सी ऑप्शन है आपका ज्वाइंट और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा है इसमें आपका उसका घटक कौन सा है या कंपोनेंट कौन सा है, तो आपका ए ऑप्शन है बेस, बी ऑप्शन है आपका पेवमेंट स्लैब, सी ऑप्शन है आपका ज्वाइंट, डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका जो कंक्रीट के रोड होते हैं उसका बेस भी होता है घटक, पेवमेंट स्लैब भी होता है और ज्वाइंट भी होता है। सबसे पहले हम क्या करते, आपका पेवमेंट स्लैब और बेस, उसके बाद हम लास्ट में उसमें क्या लगाते, रोड्स में ये इस तरीके से ज्वाइंट्स लगाए जाते हैं। जबकि ये ज्वाइंट्स जो है बिटुमिन रोड्स में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि बिटुमिन रोड जो है वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट का बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ का लेक्चर आपका समाप्त होता है। आज का लेक्चर यहीं पर आपका समाप्त होता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर्स को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। मुझे आशा है आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। जो हमारे बच्चे ये लेक्चर को नहीं देख पा रहे हैं या किसी कारणवश लाइव क्लासेस में छूट जा रहा है, तो आप इन लेक्चर्स को बाद में भी देख सकते हैं। और बाद में आप जब लाइव क्लासेस में देख रहे हों या बाद में देख रहे हों, आप हमारे लेक्चर्स को अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक पहुंचाएं। बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं अब हाईवे में, मैं आपको लगभग करा चुका हूं। इसमें आपके थोड़े से चैप्टर बचे हैं, 1 या 2 चैप्टर अभी बचे हैं, जो अच्छे से उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और करा दूंगा। इसके बाद मैं आपको हिल रोड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, बड़ा छोटा पोर्शन है। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने के बाद फिर बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं बचेगा। और मैं इसके बाद आपको एयरपोर्ट का एक लेक्चर जरूर करवाऊंगा कि एयरपोर्ट के ऑब्जेक्टिव भी आपको
समझ में आ जाएं, एयरपोर्ट को भी ख़त्म किया जाएगा। मित्रों, इरिगेशन में भी बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं बचा है, उसमें भी 3-4 लेक्चर और आएंगे। उसके बाद मैं आपको थ्योरी क्लासेस शुरू करवाऊंगा 5 जुलाई के बाद। तो जिन बच्चों को यह समस्या है कि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ने पड़ते हैं, समझ में नहीं आता है, उनके लिए ये स्पेशल ऑफर की तरह रहेगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ें और थ्योरी क्लासेस भी पढ़ें। इसके पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पढ़ लें, जिससे जब मैं आपको थ्योरी क्लास पढ़वाऊँ तो वहाँ पर ये समझ में आ जाए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ बना था और कितने टाइप के इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।